बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, या इसको विलियोस्कोपी का नाम भी देते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होती क्यों है ना, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, कि जब आप एक सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की निस्बत से बढ़ जाता है। तो उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है उसकी बनती है। तो जो हमने बात पिछले लेक्चर में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हवाले से की थी, वही बात आपने दोबारा रिपीट करनी है, करके फिर उसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपने फिट करके उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब आपने बात की थी कि सर, जब आपका सॉल्वेंट, ये वाइट वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, ब्लैक वाले सल्यूट को शो कर रहे हैं। तो सल्यूट जब हम सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो सरफेस पे भी सल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर कम हो जाते हैं। तो एवापोरेशन एक तो इस वजह से कम होगी, दूसरी जो नंबर ऑफ कोलिजन्स बार बार मॉलिक्यूल्स ने टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करनी थी और उन्हें एवापोरेट करना था, वो भी सल्यूट के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन होना शुरू हो जाती हैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऊपर कम हो जाते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो फिर हम कहते हैं जी वेपर प्रेशर का तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जिसका वेपर प्रेशर कम हो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि फिर मुझे ज्यादा हीट करनी पड़ती है और ज्यादा मॉलिक्यूल को वेपर्स में लाना पड़ता है, फिर जाके वो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है और वो चीज़ बॉयल करती है। तो इस वजह से पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया कि पहले आपने वेपर प्रेशर की बात करनी कि वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया। जब बात होगी फिर आपने बताना है कि इस कम हो वेपर प्रेशर होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका पहले की निस्बत से बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात होगी। फिर सेकंड हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है कि बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें डायग्राम के हवाले से आप इसको कंसिडर करें, कुछ पॉइंट्स में मैंने हाथ से लिखे हैं कि सपोज करें ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस आपने लिया हुआ है टेम्परेचर, अलोंग वाई एक्सिस आपने लिया हुआ है वेपर प्रेशर। आपके पास जो सोल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट पहले ले लें, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, और जब ये 760 टॉर के बराबर आया, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आया, तो इसने बॉइलिंग शुरू कर दी। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया जिसे हमने टी नॉट से शो किया। तो T1 टेम्परेचर हमारा टी नॉट के बराबर आ गया। फिर जब आपने इस प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड किया तो सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो उसका ग्राफ इससे नीचे आएगा। तो अब इसका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टेम्परेचर आएगा जब इसका भी वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, यानी 760 टॉर के बराबर हो जाएगा, तो वो भी बॉइलिंग शुरू कर देगा। ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा सोल्यूशन का, जिसे हम टी से शो कर रहे हैं। इसे T2 टेम्परेचर का नाम दे दें जो टी के बराबर है। ठीक हो गई। अब दो टेम्परेचर हमारे पास आ गए, एक T1 है एक T2 है। T1 को हमने टी नॉट का, T2 को हमने टी का, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, ये बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हुआ है सॉल्वेंट के जब उसमें सॉल्यूट ऐड किया गया था। ठीक हो गया। तो उसका ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी बड़ा है ना, टी नॉट छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किया है और आंसर हमने निकाल लिया डेल्टा टी बी का। अच्छा, अब ये तो बात होगी टेम्परेचर की, ग्राफ भी आपको समझ आ गया कि राइजिंग क्यों है और कैसे चल रहे हैं। अब इसी के हवाले से बात करते हैं प्रेशर की। अब आप, हमारी इस वक्त डिस्कशन हो रही है सोल्यूशन के साथ। सोल्यूशन को हम लेके चल रहे थे, तो हमने कहा सोल्यूशन जब पहुंचा उस टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट ने बॉइलिंग शुरू की थी, यानी जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, उस टेम्परेचर पे जब सोल्यूशन पहुंचा तो उस वक्त जो उसका वेपर का प्रेशर है उसे हम नाम दे रहे हैं P1 का, और वो P के बराबर है, और वो 760 से कम है अभी। ठीक हो गया, P1 है और वो P के बराबर। फिर जब आप हीट करते गए, टेम्परेचर बढ़ाते गए, और जब वो पहुंचा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी टी टेम्परेचर पे पहुंचा, T2 टेम्परेचर जो टी के बराबर है,
उस वक्त जो उसका वेपर प्रेशर है उसे हम P2 का नाम दे रहे हैं, वो P नॉट के बराबर है। नॉट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो यही बनता था, तो वो 760 टॉर के बराबर। यहाँ तक ओके हो गई। ये P1 P के बराबर है जो 760 से लेस है, और ये सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर है जब वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे खड़ा हुआ है। और जो P2 है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो P नॉट है उसके बराबर है। तो ये P1 और P2 दो वैल्यूज हमारे सामने आ जाती हैं। इसी को आगे हम यूज करते हैं, क्लासियस क्लिपरान इक्वेशन हमारे पास आती है जो रिलेशनशिप बताती है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, के मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ जो वेपर प्रेशर होते हैं वो कैसे, जैसे ये नेचुरल ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर T12 माइनस T1 ओवर T1 T2। यहाँ पे P2, ये मुराद क्या है कि P2 प्रेशर था जब टेम्परेचर T2 था, और P1 प्रेशर था जब टेम्परेचर T1 था। तो उसमें ये इक्वेशन हमारे पास बनती है। अब हम अपनी इक्वेशन को फिट करते हैं कि जब हमारा T1 टेम्परेचर है वो T नॉट है, T1 टेम्परेचर जो T नॉट के बराबर है, उस वक्त प्रेशर कितना है, वो P1 P के बराबर है। ये हमने लिख दिया कि T1 टेम्परेचर T नॉट के बराबर, उस वक्त प्रेशर जो है वो P1 के बराबर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है T2 टेम्परेचर, ठीक है। वो यहाँ था, ये T2 जो T के बराबर था, उस वक्त जो प्रेशर था वो हमारा P2 या P नॉट था। तो यहाँ हमने ये लिखा कि जब वो T2 टेम्परेचर है T के बराबर है, तो उस वक्त प्रेशर जो है वो P नॉट या P2 के बराबर। अब जहाँ P2 था वहां हमने P नॉट पुट कर दिया, जहाँ P1 था ऊपर वाली इक्वेशन में वहां हमने P पुट कर दिया, जहाँ T2 था वहां T पुट कर दिया, जहाँ T1 था वहां T नॉट पुट कर दी। तो ये वाली शक्ल हमारे पास आ जाती है, ठीक हो गया। इसी इक्वेशन को आगे हमने मॉडिफाई किया इस तरह कि पी नॉट ओवर पी को रीअरेंज किया, इसको तब्दील कर देना, उल्टा दिया, पी को ऊपर पी नॉट को नीचे किया, तो ये माइनस आ गई। ये आपको पता है लॉग में, लॉग के अंदर दो पावर डिवाइड हो रही हो, दो टर्म्स, जब उनको अलग अलग करें तो पहले वाली प्लस होती है, दूसरे वाली माइनस होती है। नीचे वाली जो होती है वो, यानी इसको मैं ओपन करूं तो ये होगा नेचुरल लॉग पी नॉट माइनस नेचुरल लॉग पी, ठीक होगा। लेकिन जब ये वाली टर्म आई, उसको जब इन्वर्स किया तो जार बात मैंने माइनस को प्लस बना दिया और प्लस को माइनस बना दिया है, तो इसलिए फिर बाहर भी मैंने माइनस लिख लिया है, क्योंकि उनके रीअरेंज करने से ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है, तो वो माइनस में चला गया। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने माइनस से जरब दे दी है एक किस्म की ना, यानी नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी था, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया अंदर और माइनस को ही बाहर रख लिया। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस बन जाता है ना, तो दो दफा माइनस लिख लिया। एक माइनस यही रह गया, बाहर ही खड़ा है। दूसरा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, उसने माइनस वाले पी को प्लस बना के ऊपर कर दिया, और पी नॉट जो प्लस वाला था उसको माइनस बना के नीचे कर दिया। तो मेरे पास ओवरऑल ये आंसर आ गया, माइनस नेचुरल ऑफ पी ओवर पी नॉट के। ठीक है। अच्छा, टी माइनस टी नॉट दोनों का जो फर्क था, टी और टी नॉट का फर्क जो था वो डेल्टा टी बी के बराबर था, उसकी जगह डेल्टा टी बी पुट कर दिया, और टी ओवर टी और टी नॉट जो है वो भी वैसे ही। फिर हमने कहा चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटी होती है ना, बहुत थोड़ी होती है, सोल्यूशन भी हमने डाइल्यूट लिया है, बहुत थोड़ा सॉल्यूट उसमें ऐड किया है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो ना होने के बराबर है। तो हम कहते हैं जो टी और टी नॉट है ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टी की जगह जो ये था ना टी नॉट और ये टी, तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, तो टी नॉट जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का ना, उसका तो मुझे पता है ना, तो वो टी की बजाय मैं टी नॉट ही पुट कर लेता हूँ, ठीक होगा। तो ये आंसर टी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो टी उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये वाली शक्ल इसकी बन जाएगी। यहाँ तक ओके हो गए। अब मैंने ये, अगला सवाल था कि ये पी नॉट ओवर पी को पी ओवर पी नॉट क्यों किया, जरूरी है। असल में मेरे पास थी ना ये इक्वेशन रोड्स लॉ से, P इज इक्वल टू पी नॉट X1, और वहां से था P ओवर पी नॉट, इसलिए मैंने उधर भी
वो पी नॉट ओवर पी को उल्टा के पी ओवर पी नॉट बना दिया ताकि उसकी ये वैल्यू मैं वहां पुट कर सकूं। तो ये x1 के बराबर आ गया। x1 आपको पता है दो का मोल फ्रैक्शन सम 1 के बराबर होता है, यहाँ से x1 निकाल लें तो 1 माइनस x2, तो p ओवर पी नॉट की जगह 1 माइनस x2 हम पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ p 1 माइनस x2 हो जाएगा, इसकी जगह p ओवर पी नॉट की जगह, और बाकी सारी टर्म आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो इसको आप देखेंगे तो ये शक्ल ऐसे आपको नजर आएगी। नेक्स्ट पे ये वाला कि माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस x2, और आगे डेल्टा टी एच वी, बाकी सारी टर्म ये वाली वैसे की वैसे ही है। राइट साइड लेफ्ट साइड पे सिर्फ p और p नॉट की जगह 1 माइनस x2 हमने पुट कर ली। अच्छा, अब नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 पे मैथ का एक ऑपरेशन इस्तेमाल होता है जिसे हम बायनोमियल एक्सपेंशन का नाम भी देते हैं। तो एक्सपेंशन का क्या रूल है कि जैसे ये 1 नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 है, तो माइनस x2 लिख लिया एक दफा, प्लस उसका स्क्वायर यानी एक दफा पावर 1 है, उसके नीचे 1 1 का फिक्टोरियल, ये जो एक लाइन और नीचे डॉट है इसको पढ़ते हैं फिक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल, इसी तरह 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जा रहा है। और पावर्स में भी इसी तरह, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 होगी, और माइनस की पावर 2 स्केयर हो तो वो प्लस हो जाता है, 3 पावर हो तो वो माइनस ही रहता है, इस तरह 4 पावर तो प्लस हो जाएगा, एंड सोन ये चलता जा रहा है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि x2 तो पहले ही छोटा था, वेरी स्मॉल था। अच्छा, अब x2 यहाँ पे स्मॉल है, फिर x2 का स्केयर लेंगे, स्मॉल का स्केयर लेंगे तो वो और छोटा होता जाएगा, क्यूब में और छोटा होता जाएगा। फिर जब उसको मजीद आप डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, तो वो 2 आंसर आएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल जब हम खत्म करते हैं ना, तो जो नंबर हो उसको आपने पीछे की तरफ लेके आना है 1 तक। तो 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ 1 को किया, तो जो आंसर है वो 3 फैक्टोरियल के बराबर। अच्छा, एक तो ऊपर स्क्वायर क्यूब होके वो आंसर छोटा हो गया, फिर आपने नीचे डिवाइड किया वो और आंसर छोटा हो गया, तो हमने कहा अभी ये हायर टर्म्स हम निगलेक्ट कर देते हैं, बस माइनस x2 ही हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 की जगह माइनस x2 आ जाएगा, और ये इसी के बराबर है। तो इस इक्वेशन नंबर 4 में इसकी जगह सिर्फ माइनस x2 पुट कर दें, तो ये चीज माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, x2 इसके बराबर आ गया। इसको रीअरेंज कर लें, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक तरफ रख लें, बाकी सारी टर्म्स आप एक तरफ ले जाएं, तो ये वाली शक्ल बन जाती है। अच्छा, यहीं पे आप x2 जो था, एक तो ये एमसीक्यू के तौर पे जेहन में आपने रखना है यहाँ पे कि डेल्टा टी बी जो है वो x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मौजूद है। अगर पेपर में सवाल हो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करें और प्रूव करें कि डेल्टा टी बी x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डेल्टा टी बी इस फैक्टर, ये इक्वेशन लिख देंगे इसके बराबर है, तो हमने यहाँ तक लेके आके उसको खत्म कर देना, या हमारा वो सवाल पूरा हो जाएगा। अगर आगे एक्सप्लेन करने को कहे तो फिर इसी को आप आगे लेके चलते जाएंगे। अच्छा, डेल्टा टी भी इसके बराबर आ गया, आर टी नॉट का स्केयर ओवर डेल्टा एच बी, और साथ x2 आ गया। x2 को हम चेंज कर सकते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के बराबर होता है। फिर आपने जैसे पीछे किया था n2 को नेग्लेक्ट कर दिया था डिनोमिनेटर में, तो वो डिनोमिनेटर नेग्लेक्ट हो गया, तो n2 ओवर n1 ही रह गया। फिर हमने कहा अगर n1 आपका 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो तो फिर उसे हम मोलैलिटी का नाम देते हैं, तो इस n2 की जगह हम m ले लेंगे, तो x2 इज इक्वल टू m ओवर n1 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक हो गया, यानी N2 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, तो हमने N2 को मोलैलिटी से चेंज कर दिया। और N1 जो है वो जितने भी मोल हैं वो हम इस वक्त समझ रहे हैं कि वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से हैं। तो अब आप x2 की जगह m ओवर n1 पुट कर देंगे इसी इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब m ओवर n1 था, n1 तो इधर साथ इधर हमने लिख लिया, m यहाँ अकेला है, ये ब्रैकेट में जो टर्म है उसे हमने नाम दिया ये कांस्टेंट के बी के बराबर है, जिसको नाम दिया जाता है ये बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का के बी, या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि एक मोल, मोलैरिटी हमने ली है ना, तो एक मोलर आपके पास वो सोल्यूशन हो तो उस वक्त जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी, वो के बी के बराबर है। ये मतलब है, देखो ना, इसकी जगह आप के बी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी क्या चीज है, आप कहेंगे अगर एम की वैल्यू 1 हो तो के बी डेल्टा टी बी के बराबर ही है,
यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब आपकी मोलैरिटी 1 हो तो उसको हम नाम देते हैं केबी का, इसलिए उसको बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक हो गया, या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहे यहाँ तक प्रूव कर दें के बी के साथ रिलेशनशिप तक, तो यहाँ तक अब ले आएंगे। और इसके ऊपर एमसीक्यू भी आपके सामने है कि डेल्टा टी बी एम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी बी के बी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैरिटी ज्यादा करते जाएं, सोल्यूशन सलूट यानी ज्यादा ऐड करते जाएं, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो के बी है कांस्टेंट है, वो हर एक सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है और हर एक का अपना है, तो वो जितना ज्यादा होगा उतनी डेल्टा टी बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। एक ये एमसीक्यू हो गया। दूसरा नीचे उसने ये भी लिखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये एमसीक्यू हो गया। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, ये भी एमसीक्यू है। पहला लिखा है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यही वाला एम के डायरेक्टली। दूसरा लिखा है जो के बी है वो नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के डिपेंड नहीं करता, क्योंकि के बी किसके बराबर है, डेल्टा टी बी के। कब, जब एम 1 हो। जब एम आपने 1 कर दिया तो उसमें आपने उसकी कंसंट्रेशन तो फिक्स कर दी कि 1 मोलर होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मोलर में अब एक मोल सल्यूट हो और 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है, तो उसी को मोलैरिटी बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन फिक्स कर दी। नेचर आप पहले ही बात कर चुके हैं कि वो नेचर जो सल्यूट थी उसके ऊपर ये डिपेंड, कि जो एलिवेशन आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नेचर ऑफ द सल्यूट पे डिपेंड करती नहीं, वो उनकी तादाद पे ही करती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू के बी शुड एग्री विद ईच अदर, कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से मैच होनी चाहिए, इस तरह की हो। बहरहाल ये तो अलग पॉइंट बनता है, ये पहले 2 पॉइंट आपके एमसीक्यू के तौर पे आपने जरूर देखने। उसके बाद अगर सवाल हो कि आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे यूज करेंगे अननोन सल्यूट की मोलर मास फाइंड करने के लिए, जैसे हमने वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बात की थी, तो उसी तरह फिर आप ये इसी को आगे लेके चलेंगे, इसी फार्मूले को, ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम वाले को। मोलैरिटी का फार्मूला होता है ना, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक हो गया। तो मोल्स ऑफ सल्यूट को बदल दिया मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सल्यूट से, W2 और M2 से। और जो मास ऑफ सॉल्वेंट था किलोग्राम में, उसको ग्राम के हिसाब से बदलने के लिए W1/1000 कर लिया। W1 ग्राम को शो करता है ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ हमने पुट तो फार्मूले में किलोग्राम करना होता है, इसलिए W1/1000 लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर दें, वह सिंपल करें तो m इसके बराबर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें इसी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर m की जगह, तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। अब आपने M2 निकालना है तो M2 को इधर ले आए, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ कर दें। इस फार्मूले को यूज करके आप अननोन मोलर मास की जो सल्यूट है उसकी मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि ये कोलिगेटिव होती है। तो उसके नीचे आप ये फार्मूला लिख के मेंशन कर सकते हैं कि सर डेल्टा टी बी जो है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो मोल्स ऑफ सल्यूट को पूछ रहा है, वो नेचर ऑफ द सल्यूट को नहीं पूछ रहा। ठीक हो गया। तो इस वजह से ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। अच्छा, यहाँ पे सवाल बनता नहीं है, वैसे मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले भी मोलैरिटी ले लेते, मोलैरिटी लेना जरूरी था, मोलैरिटी को कंसीडर कर लेते, तो हम फिर हम कहते हैं कि असल में हमारा ताल्लुक यहाँ डीलिंग चाह रही है टेम्परेचर के साथ। और जो मोलैरिटी होती है ना, ये होती है मोल्स ऑफ सल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की भी मास ले रहे हैं और सल्यूट की भी मास ही ले रहे हैं, मास टेम्परेचर के बदलने से नहीं बदलती। लेकिन जो मोलैरिटी होती है वो होती है मोल पर डीएम क्यूब। अब मोल तो टेम्परेचर के चेंज करने से नहीं होते, लेकिन जो डीएम क्यूब वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मोलैरिटी की वैल्यू बदलती रहेगी। तो इसलिए फिर हम उसे कह रहे हैं कि भाई ये बात ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होने की वजह से मोलैरिटी को नहीं लिया, और मोलैरिटी को इसलिए लिया कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जी कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर सेपरेट पूछे कि जनाब बॉइलिंग पॉइंट में और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या ताल्लुक है, तो आपने ये भी जो फाइनल इक्वेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बनाई थी वही मैं उठा रहे हैं। इधर से आप
लिखेंगे कि सर जो मोल ऑफ सल्यूट होता है वो W2/M2 के बराबर है। W2 M2 दोनों मौजूद हैं, उसकी जगह N2 पुट कर दिया। अच्छा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ जो सॉल्वेंट है वो बराबर है W1/M1 के। अब W1 यहाँ है, M1 तो नहीं है, तो W1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो N1 × M1, M1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W1 का इसके बराबर। अब W1 की वैल्यू पुट कर दें और W2/M2 की जगह N2 पुट कर दें, तो ये वाली शक्ल हमारे पास आ जाती है। इसमें N2 और N1 को एक तरफ कर लें, ठीक हो, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने बात की थी ना, ΔP/P0 बराबर होता है X2 के, और X2 को फिर हमने रखा था N2/N1 प्लस N2 के, और N2 को हमने डिनोमिनेटर में निगलेक्ट करके कहा था कि N2/N1 के बराबर आता है। तो वही चीज इसने यहाँ ली है, N2/N1 वो ΔP/P0 के बराबर आ गया। तो ये इसकी जगह N2/N1 की जगह ये पुट कर देंगे, तो इक्वेशन, एक इक्वेशन में ΔP भी आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आ गई, ΔT भी आ गया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि जितना वेपर प्रेशर कम होगा, ज्यादा कम होगा, उतने ही ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये तो होगी इसकी डिटेल, अननोन सैल्यूट और रिलेशन वगैरह। आगे इसका सवाल बनता है मेजर मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसमें हमारे पास दो मेथड यहाँ दिए हैं, एक लैंड्स-बर्जर मेथड है और एक कॉटरेल्स मेथड है। लैंड्स-बर्जर मेथड पहले हम डिस्कस करते हैं, ये उसकी डायग्राम है। अच्छा, करना हमने क्या है कि पहले हमने प्योर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लेना है, फिर हमने उसका सोल्यूशन बना के ले लेना है, सोल्यूशन बना के ले आना है, उसका फिर दोबारा बॉइलिंग पॉइंट लेना है। थर्मामीटर हमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बता देगा, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हम नोट कर लेंगे, T1 T2 माइनस करके, उससे हमें ΔTB का पता चल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना होगा। ठीक हो गया। ऑपरेटर जो इसके लिए यूज हो रहा है वो आपके सामने है, कि यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है और ये ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब है, ये अंदर वाली जो है ना, ठीक हो गया, जिसके अंदर हमने वो सोल्यूशन या वो सॉल्वेंट लिया हुआ है जिसका हमने वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट जिसका फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसी के अंदर एक थर्मामीटर रखा हुआ है ताकि वो हमें टेम्परेचर की रीडिंग बता सके, और थर्मामीटर भी हमने बैकमैन थर्मामीटर लिया हुआ है। बैकमैन थर्मामीटर की क्या खूबी थी कि ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज को भी नोट कर लेता है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए 1/10 1/100 ऑफ अ डिग्री के, एक डिग्री के 100वें हिस्से तक ये हमें मेजरमेंट करके दे सकता है। बैकमैन थर्मामीटर ना, एक डिग्री के 100वें हिस्से तक मेजरमेंट करके दे सकता है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज भी अगर बॉइलिंग पॉइंट में आएगा तो ये हमें नोट करके बता देगा। इसलिए आम थर्मामीटर नहीं हम यूज करते, बैकमैन ही करते हैं। तो ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन हो तो ये वाला पॉइंट आपने जरूर याद रखना है एमसीक्यू में या शॉर्ट में बताने के लिए, कि इसका जो लीस्ट काउंट है, कम से कम इसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत छोटी है, इसलिए स्मॉल चेंज को भी ये बता सकता है। अच्छा, तरीकेकार क्या होता है कि हमारे पास एक साथ में फ्लास्क है जिसके अंदर हम वो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है जिसको हम बॉयल कर रहे हैं। अच्छा, बॉइलिंग करते जा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो उसके जो वेपर्स पैदा होते हैं उनको हमें ग्लास ट्यूब से गुजार के एक रोज हेड की शक्ल पे, रोज हेड मतलब ये स्मॉल छोटे छोटे इसमें सुराख होते हैं जिसमें से वेपर्स आते रहते हैं एनर्जी लेके, और इस लिक्विड को, सॉल्वेंट को एनर्जी देते रहते हैं यहाँ तक कि ये सॉल्वेंट जो है वो बॉइलिंग शुरू कर देता है इस जैकेट में। जब बॉइलिंग शुरू करेगा तो थर्मामीटर हमें बता देगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वो कैसे बताएगा, कि आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होना है थर्मामीटर की रीडिंग भी बढ़ती जानी है, लेकिन जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आना है तो एट द बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। तो थर्मामीटर की रीडिंग जब एक जगह पे रुक जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। ठीक हो गया। तो एक इस तरह प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे, इसमें फिर आप सल्यूट डालेंगे, उसको हल करके सोल्यूशन बना के फिर उसको दोबारा रखेंगे, फिर इसी प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं वो भेजते रहेंगे, जब ये सोल्यूशन आपका बॉइलिंग शुरू कर देगा और इसका जो अब बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले की निस्बत से थोड़ा ज्यादा होगा, तो जितना डिफरेंस होगा वो हम T1 और T2 को माइनस करके बता सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेथड तो ये इस्तेमाल ΔTB तो इसने बता दिया ना, अब उसका सवाल तो था ना अननोन सल्यूट की हमने मास निकालनी। फार्मूला तो हमारे पास ये है ना जिसको यूज करके हमने अननोन जो सल्यूट है
उसकी मास ने, ये फार्मूला डेल m2 इज इक्वल टू के बी ओवर डेल्टा टी बी 1000 W2 ओवर W1 चाहिए। अब के बी तो एक कांस्टेंट है, उसके वो सॉल्वेंट के हिसाब से मुझे पता है क्या है, डेल्टा टी बी कितना हुआ वो थर्मामीटर ने बता दिया, m2 मैंने फाइंड करना है। अब रह गया W2 और W1, मास ऑफ द सल्यूट चाहिए और मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ द सल्यूट तो आप कहेंगे ना कि सर जब मैंने सोल्यूशन बनाना था उस वक्त जो सल्यूट मैंने ऐड किया उसकी मास मैंने खुद करके वेट करके ऐड किया था, तो उसकी मास का मुझे अंदाजा है कि W2 कितना है। ठीक है, अब रह गया W1, मास ऑफ द सॉल्वेंट, कि वो कैसे निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्वेंट मुसलसल हम देते रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका पहले वजन नहीं किया था। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे कि जो सोल्यूशन बन चुका है ना उसकी लेंगे डेंसिटी, वो आपको पता है वेपर डेंसिटी मेथड से निकाल लेते हैं, या वो जो हमारे पास होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, उसको यूज करके हम इसका डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, या आपने किया भी होगा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ना, पिछली क्लासेस में, वो जो सरफेस टेंशन हम फाइंड करते हैं या विस्कोसिटी वगैरह, तो उसके अंदर भी हमने डेंसिटी निकालनी होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल को इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल की मदद से हम डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी आ गई। और इसकी जो है आपका वॉल्यूम, वो ये ग्रेजुएटेड बॉइलिंग ट्यूब है, इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये आपको ट्यूब बता देगी। डेंसिटी आपने फाइंड कर ली, तो D इज इक्वल टू एम ओवर वी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वहां से हम मास निकाल लेंगे। वो मास किसकी होगी, सोल्यूशन की होगी, वो मास किसकी होगी, सोल्यूशन की होगी। लेकिन हमें तो मास सॉल्वेंट की चाहिए, तो सोल्यूशन वाली मास में से सल्यूट जो आपने ऐड किया था उसकी मास माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो बचेगी वो आपके पास किसकी मास आ जाएगी, प्योर सॉल्वेंट की मास, सिर्फ सॉल्वेंट की मास आ जाएगी, वो आपका W1 है। तो वैल्यूज पुट करके हम m2 अननोन जो सल्यूट है उसकी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा मेथड हमारे पास है कॉटरल मेथड, उसमें ये अपरेटस यूज होता है, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर ही है, बस थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास है ये बैकमैन थर्मामीटर, इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, जो ऊपर है सोल्यूशन नीचे पड़ा हुआ है, सोल्यूशन से वो हट के, अच्छा उसके गिर्द क्या मौजूद है, एक इन्वर्टेड फनल ट्यूब मौजूद है। ठीक है, उसका क्या काम है कि हम ही नीचे से सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं, हीट किया हुआ जो सोल्यूशन उसके बनते हैं वेपर्स, वो वेपर्स मूव करते हैं ऊपर लो डेंसिटी की वजह से, इस फनल में से गुजरते हुए वो थर्मामीटर के बल्ब को टच करते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा ये टेम्परेचर है। ठीक हो गया, इसी तरह वो आते रहते हैं, टेम्परेचर अपना बताते रहते हैं, थर्मामीटर की रीडिंग राइज होती रहती है। जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो उस वक्त फिर वेपर जो आ रहे होते हैं वो कांस्टेंटली एक ही टेम्परेचर से आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग एक जगह रुक जाती है, तो वो हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बन चुका है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह ये प्योर सॉल्वेंट का किया, फिर इसी तरह उसमें सल्यूट को हल करके सोल्यूशन बना के इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, हीट करते हैं। ये फनल लेकिन इन्वर्टेड उल्टी फनल रखी हुई है, और नीचे ये जो है ये लिखा हो ना फ्रेगमेंट्स ऑफ पोरस पार्ट, पोरस पार्ट मतलब इसमें से पानी, ये जो लिक्विड है वो आर पार मूव कर सकता है, तो वो जो वेपर्स बनते जाएंगे वो मूव करते आएंगे, फनल से होके थर्मामीटर पे आके डायरेक्ट अपनी हीट जो है वो देते रहेंगे, और थर्मामीटर हमें सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बता देता है। अच्छा सिर्फ यही वेपर तो नहीं बनेंगे ना, जरा मैं हीट कर रहा हूँ तो वो तो बॉटम में कहीं भी बन सकते हैं, तो वेपर तो उड़ेंगे, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ ऊपर कंडेंसर लगाया हुआ है, जिसके अंदर ठंडा पानी इन और आउट कर रहे होते हैं, ताकि जो वेपर्स हैं वो दोबारा ठंडे होके वापस नीचे लिक्विड फॉर्म में बदल के वापस चले जाए, यहाँ से निकले ना। ठीक होगा, तो इसमें भी हम वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अननोन के लिए, यही वाला। इसमें भी डेल्टा टी बी थर्मामीटर बता रहा है आपको, के बी कांस्टेंट का आपको पता है, m2 फाइंड करना है आपने। अब इसमें भी आपको W2 और W1 चाहिए। W2 मास ऑफ द सल्यूट मैंने खुद ऐड किया सोल्यूशन बनाने के लिए, उसका मुझे पता है, और जो W1 है वो मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर आप सिंपली, चूंकि इस ऑपरेटस में हमने खुद से वेपर ऐड नहीं किए, जो सॉल्वेंट पहले लिया था वो अब भी वही मौजूद है, तो उसकी मास हमने पहले से लेके रखी होती है सॉल्वेंट की ना, तो उस जो जितनी मास ली थी उसी को हम दोबारा यूज कर लेते हैं, या इसकी मास दोबारा ले लें और इसमें से सॉल्वेंट की मास को माइनस कर दें, तो सल्यूट की मास निकल आएगी। सॉरी, सल्यूट की मास को माइनस कर दें पूरे सोल्यूशन की मास में से, और सॉल्वेंट की मास जो है वो निकल आएगी, तो वही वाला फार्मूला हम अप्लाई करके अननोन की हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं।
ठीक होगी।